हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20A स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये चैप्टर नंबर 1 की आज पहली रिवीजन क्लास है। इसके आगे चैप्टर 1 की और भी रिवीजन क्लास आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी रिवीजन क्लासेस आएंगी, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। हम अपनी इस रिवीजन क्लास के लिए जो बुक यूज कर रहे हैं वो हमारी समरी बुक है, जिसको हमने स्पेशली एसपीएम बीबी सब्जेक्ट के लिए डिजाइन किया है। अभी ये बुक प्रोसेस में है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इस बुक के अंदर आपके सीएमए स्टडी मटेरियल में जो पूरा कंटेंट दिया हुआ है, जितना पार्ट जितना मैटर दिया हुआ है, वो पूरा मैटर हम इस बुक के अंदर समराइज्ड फॉर्म में और थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शब्द का मतलब होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शब्द का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के एम्प्लॉयज का जो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे अलाइन होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। सपोज कि आज रिलायंस कंपनी के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि यार हमको ना महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी, और थोड़े टाइम तक हम इस कंपनी में कुछ सीखने के बाद में इस कंपनी को छोड़ देंगे, किसी और दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। वो डेडिकेशन के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर उन एम्प्लॉयज का इंटेंशन, उन एम्प्लॉयज का गोल अगर ये होता कि यार रिलायंस कंपनी का गोल है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनना, हम कैसे भी करके रिलायंस कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनाकर रहेंगे। इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉयज ने अपना पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है वो रिलायंस कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ में अलाइन कर दिया, जोड़ दिया। उससे क्या फायदा होगा? तो एम्प्लॉयज को यह समझ में आ गया कि अगर हमने अपनी कंपनी के अंदर डेडिकेशन के साथ में काम किया और कल को कंपनी बड़ी बन जाती है, तो बाय डिफॉल्ट हम भी बड़े बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी हमें अपने साथ में आगे लेकर चलेगी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उनकी गलती बताना, उन्हें उनको उनको पहले टारगेट देना कि देखो आपको कंपनी के अंदर ये टारगेट है, ये अचीव करना है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बताना कि किस तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हो। फिर उनकी मॉनिटरिंग करना कि हमने जो बताया क्या उसी तरीके से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फुल डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कि एम्प्लॉयज के जो ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सनल खुद का जो ऑब्जेक्टिव गोल है, वो कंपनी के गोल के साथ में अलाइन हो जाए। उनको ये समझ में आ जाए कि अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे और अगर वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव कराने के लिए काम करेंगे, अगर कल को कंपनी आगे ग्रो करेगी तो बाय डिफॉल्ट वो भी आगे साथ में ग्रो कर जाएंगे। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। आज सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने स्टार्टिंग डेज में, अगर कंपनी ने अपने स्टार्टिंग डेज में, अगर कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
प्रोसेस का यूज लिया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पहले टारगेट दिए, उनको मेथड बताए कि किस तरीके से इन टारगेट को अचीव करना है, उनकी मॉनिटरिंग करी कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कंपनी ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज किया। क्या होता है इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर? इस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर है कि अपने एम्प्लॉयज को टारगेट दो, उनके मेथड्स को उनको बताओ कि किस तरह से टारगेट अचीव किया जा सकता है, पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनको सपोर्ट करना कि वो कैसे कंपनी के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली और डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। कंपनी ने शुरू शुरू में तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस यूज किया, लेकिन थोड़ी बहुत कंपनी को जैसे ही सक्सेस मिली उसके बाद में फिर कंपनी ने ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस यूज करना छोड़ दिया। क्या लगता है आपको, क्या कंपनी उसी पेस पर ग्रो करती रहेगी या फिर कंपनी की जो ग्रोथ है, जो उसका ट्रेंड है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा? सर बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब आप चाहें तो लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है इन विच परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी आर मैनेज्ड इज मैनेज्ड सॉरी इज मैनेज्ड टू अचीव ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है, उनको सुधारा जाता है, इंप्रूव किया जाता है, टेक्निक्स बताई जाती हैं, नया इनोवेशन बताया जाता है। और और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके जो पर्सनल गोल हैं उनको कंपनी के मेन गोल के साथ में अलाइन कर दिया जाता है, उन्हें उनके माइंड में फिट कर दिया जाता है। अगर आप कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करोगे तो आपका भी इसके अंदर बेनिफिट है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है, समझ में आ गया। लेकिन सर मेरे को यह बताइए, मैंने सर दो टर्म सुने हैं। स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने ना दो टर्म सुने हैं, एक टर्म मैंने सुना है परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक मैंने सुना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट पर मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो अभी आपने बताया कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी कोशिश करती है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सुधारने की। ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को ये एट द एंड जाकर फायदा होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। सर क्या ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेम होता है? बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा चलता है, 12 महीने, 7 दिन, 365 दिन, 24 घंटे, ये लगातार चलता रहता है कंपनी के अंदर। कंटिन्यू 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 लाइफ टाइम। जब कंपनी स्टार्ट होती है और जब तक कंपनी लाइफ टाइम ताउम्र जिंदा रहेगी, चलेगी, तब तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज की वर्किंग को सुधारना, डेवलप करना, इंप्रूव करना और अच्छा कर देना, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एक तरह से रिवार्ड है कि जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड दो, ताकि बाकी जो अदर लोग हैं वो मोटिवेट हो जाएं कि यार फलाने बंदे ने ना अच्छा काम किया, देखो कंपनी ने उसको कितना बढ़िया रिवॉर्ड दिया है, अगर हम भी कंपनी के अंदर अच्छा काम करेंगे ना हमको भी अप्रेजल मिलेगा। क्या लगता है आपको, कंपनी क्या पूरे साल लगातार ये अप्रेजल ही देती रहेगी क्या? नहीं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कब दिया जाता है? जब ईयर एंड हो जाता है, जब साल खत्म हो जाता है, उसके बाद में कंपनी अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखती है, एनालाइज करती है और देखती है कि किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी उसको अप्रेज किया जाता है, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको कुछ बेनिफिट दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और डेडिकेशन से काम करे।
परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर आप देखोगे ना, आप एक चीज बताइए, अगर कंपनी के अंदर रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो कौन देगा सर? टॉप लेवल का बंदा देगा लोअर लेवल के आदमी को। टॉप लेवल का मतलब अंबानी साहब बोलेंगे हाँ भाई तूने अच्छा काम किया, ये तेरा रिवॉर्ड, तेरे को मर्सिडीज दी जाती है, तेरे को फलाना, तेरे को रॉयल एनफील्ड, तेरे को फ्लैट, तेरी सैलरी में हाइक कर दिया जाता है, तेरे को मैनेजर बना दिया जाएगा, प्रमोशन दे दिया जाएगा। ये टॉप डाउन अप्रोच है। ऊपर बैठा हुआ सुपीरियर आदमी आपको अप्रेजल देगा, आपको रिवॉर्ड देगा। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो टॉप, एक जॉइंट प्रोसेस होता है। मतलब पर ऐसा नहीं होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर कि सिर्फ ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वही सुधारेगा, बल्कि कंपनी के अंदर सपोज करिए एक टॉप लेवल का बंदा बैठा है, अब उसका जो सबॉर्डिनेट है उसका भी खुद का कोई सबॉर्डिनेट होगा। ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, और ये इसका कोई सबॉर्डिनेट होगा, ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर। ये तो जॉइंट प्रोसेस है, ये तो जॉइंट प्रोसेस है। भाई आज एक चीज बताइएगा मेरे को, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मेन लीडर होता है, जो मेन ओनर होता है, वो थोड़ी ना लोअर लेवल से बोलता है कि तूने काम अच्छा क्यों नहीं किया। वो तो अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है कि भाई इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो बंदा बोलता है कि सर मैं अपने सबॉर्डिनेट से पूछता हूं, वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है, क्योंकि ये जॉइंट प्रोसेस है। जो लोअर लेवल में सुपीरियर बंदा बैठा है वो बोलेगा तुम काम अच्छा करो, फिर उसका बॉस बोलेगा तुम काम अच्छा करो। ये जॉइंट प्रोसेस है, लगातार चल रहा है। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एक रिवॉर्ड है, वो ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, इसको इतना रिवॉर्ड दे दिया जाए, मैटर खत्म हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या चलता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में रेटिंग दी जाती है कि इस एम्प्लॉयर ने अच्छा काम किया, इसको ए रेटिंग दे दो, इसको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ बना दो, इसको एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर बना दो, इसको ए क्लास कैटेगरी एम्प्लॉइज में डाल दो, इसको बी क्लास कैटेगरी में डाल दो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का उद्देश्य, एम ही है कि आपका जो काम करने का तरीका है उसको और इंप्रूव किया जाए, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि अगर आपने आपको कुछ टारगेट दिया, अगर वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए तो बताया जाएगा देखो आपने क्या क्या गलतियां करी, और फिर उसके इंप्रूवमेंट मेथड बताए जाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो तो एक मोनोलिथिक सिस्टम है कि भैया फिक्स है, अगर आपने ये अच्छा काम किया तो आपकी सैलरी हाइक मिलेगी, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो सैलरी हाइक नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस में अप्रेजल को अगर आप देखोगे तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, जो एचआर डिपार्टमेंट है वो आपका पूरा डेटा रखता है और वो अपने टॉप लेवल को बता देता है सर इन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक अकेला एचआर डिपार्टमेंट नहीं रखता है, हर किसी का सुपीरियर रखता है, हर किसी का सुपीरियर। सोचो लोअर लेवल पे बैठे हो, उसका जो सुपीरियर है वो इसकी इसकी परफॉर्मेंस को मैनेजर करेगा। लेकिन यहां पर जो सुपीरियर है वो खुद भी, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज यहां पर एक एक्स नाम का आदमी है जो लोअर लेवल पे काम करता है। लेट सपोज एक एक्स नाम का आदमी है जो लोअर लेवल पे काम करता है, और उससे ऊपर एक वाई है। अब ये वाई जो है ये इसका सुपीरियर है, तो इसका मतलब वाई एक्स की परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा। लेकिन वाई का एक सुपीरियर है जिसका नाम है पी। अब देखो, जब हम y और x की रिलेशनशिप देखते हैं तो y सुपीरियर है, x सबॉर्डिनेट है। लेकिन जब हम p और y की रिलेशनशिप देखते हैं, p सुपीरियर है और y सबॉर्डिनेट है। p बाई की परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा। p का भी कोई बॉस है s, तो अब s सुपीरियर है और p सबॉर्डिनेट है। s p की परफॉर्मेंस को, ये ऑनलाइन मतलब ये लाइन टू लाइन चलता जा रहा है, लाइन मैनेजर से। इसमें अकेला कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है कि वो बोलेगा ईयर एंड हो गया, किसने अच्छा काम किया लो रिवॉर्ड दे दो, नहीं। ये पूरी साल चलने वाला एक प्रोसेस है, पूरी साल चलने वाला एक प्रोसेस है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही।
सर अभी तक मुझे यह समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करी जाती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो लगातार पूरी साल चलता रहता है, और इसके अंदर एम्प्लॉयज का जो ऑब्जेक्ट है उसको कंपनी के ऑब्जेक्ट के साथ में अलाइन कर दिया जाता है। जब अपन ने रेगुलर क्लास में पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा, मैंने इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ा था अपन लोगों ने, जेठालाल और सोडी, उन दोनों के बिजनेस को कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, जिससे ये क्लियर करा था। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर मैंने आपको अपना नेक्स्ट आया था परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल आखिर कैसे चलती है? बड़ा ही सिंपल है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल आखिर कैसे चलेगी, देखो। देखिए, एक मिनट रुके। भाई आज सपोज कीजिए ना, आज सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के अंदर, आज सपोज कीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के, कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को अगर इंप्रूव करेगा, मैनेज करेगा, तो कैसे करेगा? पहले वो उसकी प्लानिंग करेगा, पहले वो बोलेगा कि देखो भैया हमने ये प्लानिंग करी है, हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो पहले तो प्लानिंग हुई, इनिशियल लेवल पे प्लानिंग कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब अब आपने प्लानिंग कर ली, अब आप उसके ऊपर एक्ट करो, मतलब उसे इंप्लीमेंट कर दो। पहले हमने प्लानिंग करी कि यार हमें ऐसा ऐसा करना है, ये अचीव करना है, फिर एक्चुअली में उसके ऊपर एक्ट करने लग जाओ, उसे इंप्लीमेंट करने लग जाओ। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब जब उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस वक्त मॉनिटरिंग करो कि क्या सही तरीके से, क्या सही तरीके से उसको एक्ट किया जा रहा है। और जब उसका एक्ट कंप्लीट हो गया, अब रिव्यू करो कि सबॉर्डिनेट ने अच्छे से काम किया कि नहीं किया, और अगर अच्छे से काम नहीं किया तो फिर उसकी गलतियां, उसकी वीकनेस बताओ और टूल्स बताओ इंप्रूव करने के लिए। लेट सपोज, लेट सपोज कि एक कंपनी है आपकी, टाटा कंपनी। लेट सपोज इसको हम ऐसे लेकर चलते हैं, लेट सपोज हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। लेट सपोज हम इसमें ये लेकर चलते हैं कि जो जेठालाल है, जो जेठालाल है वो सुपीरियर है, जो जेठालाल है वो सुपीरियर है। एंड लेट सपोज हम ये लेकर चलते हैं कि जो बाघा है वो सबॉर्डिनेट है, जो बाघा है वो सबॉर्डिनेट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अब हो क्या रहा है बच्चों, अब हो क्या रहा है कि जेठालाल बाघा को, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहता है, तो कैसे करेगा? चार स्टेप में। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप वन में क्या होगा? स्टेप वन के अंदर वो पहले उसे टारगेट देगा, मतलब प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से काम करना है। फिर स्टेप नंबर टू, ये जेठालाल बाघा को बोल रहा है कि हमारी ये प्लानिंग है, ये अचीव करने का है हमको, और तुम सबॉर्डिनेट हो तो तुम परफॉर्म करोगे, है ना? फिर स्टेप टू में वो बोलेगा कि ठीक है, मैंने तुम्हें प्लानिंग बता दी, मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें क्या अचीव करना है, अब एक्ट करो, अब इंप्लीमेंट करो तुम, अब काम करना शुरू कर दो उसके ऊपर। और जब वो काम कर रहा होगा बाघा, तो जेठालाल जो सुपीरियर है वो मॉनिटरिंग करेगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब बाघा बोलेगा कि सेठ जी मैंने काम कर दिया अपना, तब आएगा स्टेप फोर। और स्टेप फोर के अंदर जेठालाल क्या करेगा? जेठालाल रिव्यू करेगा कि बाघा ने सही से काम किया कि नहीं किया, बाघा ने अच्छे से काम किया कि नहीं किया। और अगर नहीं किया तो फिर बताएगा कि तुमने क्या मिस्टेक करी, तुमने ये गलतियां करी। फिर बताएगा कि इन गलतियों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सर इससे हो क्या रहा है? इससे बाघा की परफॉर्मेंस जो है
वो अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बेटर हो रही है, इफेक्टिव हो रही है। और सर इस पूरे प्रोसेस को, ये जो 4 हमने स्टेप पढ़ा, कि पहले हमने पढ़ा कि प्लानिंग करी, फिर प्लानिंग करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट जब हो रहा था उस वक्त उसकी मॉनिटरिंग करी, और एट द एंड जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो रिव्यू करा कि सही से काम किया कि नहीं किया। इस प्रोसेस को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल बोला जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल का पहिया चलता रहता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ गई सर, मजे ही मजे, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने समरी बुक के अंदर ना, जब मैंने ये समरी बुक डिजाइन करी ना, जब कर रहा था, मेरे माइंड में एक थॉट था। मेरे माइंड में ये थॉट था कि यार नॉर्मली तो क्या है, अपन स्टडी मटेरियल देखते हैं अपना जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है, अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा उसी फॉर्म में दिया गया है जैसे पहले हमेशा हुआ करता था। थोड़ा बोरियत होती है पढ़ने में, उतना मजा नहीं आता है। मैंने सोचा कि अपन अपनी बुक को ना थोड़ा सा इस तरीके की बनाएं कि बच्चे को पढ़ने में एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स हो। कंटेंट अच्छा हो उसका, नो डाउट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो तो हमने कर दिया यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना चार्ट फॉर्म में इसको दिया जाए, तो जैसे चार्ट फॉर्म में देने की कोशिश करी। उसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं हम लोग जब पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोट आ गया, तो हम नॉर्मली बड़ा बोरिंग सी जगह पर हमेशा लिख देते हैं इंपॉर्टेंट नोट। उसकी जगह पर हमने सोचा कि क्यों ना एक रिमाइंडर करके दिया जाए, तो बच्चों को थोड़ा और अच्छे से क्लिक होगा। क्योंकि क्या होता है, हमें कोई अलग चीज दिखती है ना, अनोखी चीज अगर कोई दिखती है, अजूबा कोई हमें दिखता है, यूनिक, तो वो हमें थोड़ा लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इंपॉर्टेंट नोट की जगह ये रिमाइंडर करके बच्चों को दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट नोट ही है, बस थोड़ा सा यूनिक भी है, ताकि बच्चा थोड़ा सा एकदम से उसे याद आएगा कि यार ये कुछ अलग दिया हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा है, ये याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोशिश करिए हमने कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना बुक को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि जब आप पढ़ो ना आराम से बैठ के, तो थोड़ा सा फील गुड हो कि हाँ यार पढ़ने में मजा आता है। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया जो अभी अभी मैंने बताया, अगर ये प्रोसेस समझ में आया, तो आप इसको चाहे से बोल दो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, या फिर चाहे से आप बोल दो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेम बात है। देखो सेम बात बोल रहा है कि पहले प्लानिंग करो, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करो कि क्या करना है, फिर उसके बाद में पर इंप्लीमेंट करो और उसे रिव्यू करो, फिर उसके बाद में फीडबैक दो कि आखिर किस तरीके का उसने काम किया, किस तरीके का काम नहीं किया, और एट द एंड अगर उसने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दे। तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 4 एलिमेंट्स हैं या 4 कंपोनेंट है। क्या है सर? सबसे पहले है प्लानिंग करो, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर उसके बाद में एक्ट करो और उसे रिव्यू करो कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब वो काम पूरा हो जाए तो फिर उस पे अपना फीडबैक दो, अच्छा किया कि बुरा किया, और एट द एंड अगर ऐसा लगे कि यार सच में बहुत अच्छा काम किया है, अगर एट द एंड ऐसा लगे कि यार सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तो फिर उसमें रिवॉर्ड दो, तो फिर उसको रिवॉर्ड दो। क्लियर ये चीज यहां तक? और देखिएगा स्टूडेंट, ये बोलता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ये लूप में चलते हैं, ये कंटिन्यू चलते हैं। अगर किसी कंपनी को अपना सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल बनाना है,
तो इन प्रोसेस को उसे कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा, साइकिल के अंदर सीक्वेंस में यूज करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट बीच में आपने ड्रॉप कर दिया और फर्स्ट से सीधा थर्ड पर आ गए, फोर्थ पर आ गए, तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है आपका, वो बोला जाएगा कि ये सही ऑपरेशन में नहीं चल रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनको हमें सीक्वेंस में यूज करना चाहिए कि पहले प्लानिंग करो, फिर रिव्यू करो। प्लानिंग हो रही है, जब वो परफॉर्म हो रहा है तो देखो, मॉनिटरिंग, रिव्यू करो, उसके बाद में फीडबैक दो, और अगर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दो। आ रही है मेरी बात समझ में? इसको इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इस चीज के ऊपर कि एलिमेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, अगर वो लूप में नहीं चलते हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बोला कि यार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जरूरी है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और इसके अंदर कोशिश करी जाती है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको और बेहतर किया जा सके। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको टॉप लेवल पर लेकर जाया जा सके, और कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स हैं, उसको कंपनी के ऑब्जेक्टिव गोल के साथ में अलाइन किया जा सके, ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डेडिकेशन के साथ में काम करें। अब इन सब चीज, इतना सारा हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, आखिर क्यों किसी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज किया जाता है, आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वजह है, आप बिंदास लिख कर आ सकते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्यों कर रहे हैं? ताकि एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर हो जाए, उनको अच्छी नॉलेज और स्किल मिल सके। कंपनी के अंदर जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है कि अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसको सही से इंप्लीमेंट किया जा सके। जो सुपीरियर है और जो उसका सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, डेडलॉक, बबल क्रिएट नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और उसके अलावा कंपनी का तो ग्रोथ हो ही हो, जो एम्प्लॉय है उसका भी पर्सनल ग्रोथ हो, उसका भी एडवांसमेंट हो, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर आप अपने मॉड्यूल के अंदर देखोगे ना, तो मॉड्यूल में बड़ा ही गिचपिच करके दिया हुआ है, लेकिन यहां पर हमने इसको बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से दिया हुआ है, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रहेगा कि यार मेरे को सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं और पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मेरे माइंड में फिक्स हो गया। क्लियर ये चीज? अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों आगे। अब देखिए यहां पर दो टर्म आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर दो टर्म आ जाते हैं। एक टर्म आ जाता है प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, एक टर्म आ जाता है प्रोडक्टिविटी, और दूसरा टर्म आ जाता है यहां पर एफिशिएंसी। सर आखिर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट इज मोर देन द इनपुट। मतलब जितना आपने लागत लगाई, जितना आपने खर्चा किया, जितना आपने इनपुट दिया, उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा आउटपुट आया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। लेट सपोज लेट सपोज कि एक कंपनी है, लेट सपोज कि एक कंपनी है, और उसने 100 रुपए का इनपुट लगाया, उसने 100 रुपए का इनपुट, 100 रुपए के इनपुट में रॉ मटेरियल भी आ गया, लेबर का खर्चा भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आ गया, 100 रुपए का इनपुट लगाया उसने, और उस 100 रुपए के इनपुट से उससे 150 रुपीज का आउटपुट निकला। मतलब 50 रुपए कमाए उसने। क्या हम ये बोल सकते हैं ये कि ये कंपनी प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रही है? जी हां, ये कंपनी प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रही है। लेकिन वहीं पर प्यारे बच्चों दूसरा टर्म आ जाता है हमारा, जो कि है एफिशिएंसी। क्या सर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है? जी हां डिफरेंस है, जी हां डिफरेंस है, जी हां बिल्कुल डिफरेंस है।
प्रोडक्टिविटी का बड़ा सिंपल रूल है, मैंने जितना इनपुट लगाया उससे ज्यादा मेरे को आउटपुट मांगता है, बात खत्म। अगर मैंने 100 रुपए का इनपुट लगाया और मेरे को 110 रुपए का आउटपुट मिलता है, चाहे से मैंने सिर्फ 10 रुपया कमाया, मैं ये बोलूंगा कि मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितनी मैं एनर्जी लगा रहा हूं, जितना मैं अपना खर्चा कर रहा हूं, जितनी मैं लागत लगा रहा हूं, उससे ज्यादा मैं कमा कर लेकर आ रहा हूं, मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं भाई। लेकिन एफिशिएंसी बोलती है कि सुनो, सुनो, अगर तुमने 100 रुपए का इनपुट लगाया और उससे 150 रुपीज का आउटपुट आया, तुमने 50 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, ये तो बोला जाएगा कि तुम प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो। लेकिन सोचो, लेकिन सोचो रियल मार्केट में, अगर अगर रियल मार्केट में सेम 100 रुपए का इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट 200 का कमाया जा सकता है, अगर 200 का मैक्सिमम आउटपुट कमाया जा सकता है, लेकिन कंपनी कितना कमा रही है? 150 ही कमा रही है, बोला जाएगा कंपनी प्रोडक्टिवली काम कर रही है, पर एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर रही। क्योंकि एफिशिएंसी क्या बोलता है? देखो, एफिशिएंसी दो टाइप की होती है। एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी होती है प्यारे बच्चों, वो दो टाइप की होती है। एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी और एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। यहां पर मैं टेक्निकल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एलोकेटिव की बाद में बात करूंगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आउटपुट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जितना आपने इनपुट लगाया उससे ज्यादा। लेकिन वहीं पर जो टेक्निकल एफिशिएंसी है, अभी मैं टेक्निकल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। टेक्निकल एफिशिएंसी बोलता है कि आपने आउटपुट जितना लगाया, वो सॉरी, आपने जितना इनपुट लगाया, जितना इनपुट आपने इन्वेस्ट किया, उस पर आप मैक्सिमम आउटपुट लेकर आओ। अगर अगर आप जितना इनपुट लगा रहे हो उसके ऊपर मैक्सिमम आउटपुट अगर आप जनरेट कर रहे हो, तो बोला जाएगा कंपनी टेक्निकली एफिशिएंट है। अगर आप इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हो, बोला जाएगा कंपनी प्रोडक्टिव है, क्योंकि जितना इनपुट लगा रही है उससे ज्यादा आउटपुट कमा के दे रही है, नो डाउट प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है, मैक्सिमम आउटपुट नहीं कमा पाई। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आती है सर, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी टेंशन, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन सर यहीं पर आपने बोला कि एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, जिसमें से एक टेक्निकल एफिशिएंसी तो आपने बता दी, लेकिन सर एक एफिशिएंसी और होती है जिसको एलोकेटिव एफिशिएंसी बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, अलोकेटिव एफिशिएंसी क्या बोलता है बच्चों? अलोकेटिव एफिशिएंसी बोलता है कि आप अपने इनपुट से वो प्रोडक्ट, वो आउटपुट निकालो जिसकी मार्केट में कस्टमर्स के बीच में ज्यादा डिमांड है, वो निकालो। अलोकेटिव एफिशिएंसी टेक्निकल से डिफरेंट है। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या बोल रही है? टेक्निकल एफिशिएंसी आंख बंद करके बोलती है मेरे को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। लेकिन अलोकेटिव क्या बोलती है? अलोकेटिव बोलती है कि देखिए, मेरे पास में जो इनपुट है ना, मैं उसको मैक्सिमम आउटपुट के लिए अलोकेट नहीं करूं, अपने इनपुट को ऐसे ही अलोकेट नहीं कर दूं कि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकालो। मैं अपने इनपुट को अलोकेट करूं वो वाला आउटपुट, वो वाला फिनिश गुड्स बनाने के लिए जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, मार्केट में डिमांड है। लेट सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कोई क्लोथिंग शोरूम है और उसके पास में कुछ कपड़ा, मतलब इनपुट है, रॉ मटेरियल इनपुट है। अगर वो उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाले, अगर वो उससे, तो नॉर्मल जो शर्ट और पैंट बनाए, अगर वो सिल के दर नॉर्मल शर्ट और पैंट सिल के दे, बहुत मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा।
बहुत सारे शर्ट पैंट बन जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है मार्केट में नॉर्मल शर्ट पैंट नहीं चलती, बल्कि लोगों को ना थ्री पीस सूट चाहिए। ये मार्केट में कस्टमर्स चाहते हैं अभी। तो वो क्या कर रहा है, वो क्लोथिंग शोरूम जो है अपने इनपुट को कहाँ यहां अलोकेट नहीं कर रहा है कि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकालो, बल्कि कहां पर अलोकेट कर रहा है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही बनाओ तुम इस वक्त वही बनाओ, उनकी डिमांड को फुलफिल करो। तो बोला जाएगा कंपनी एलोकेटिव एफिशिएंट है, टेक्निकल एफिशिएंट नहीं है। इस केस में कंपनी एलोकेटिव एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं बना रही है, वो उस पर्टिकुलर कपड़े से इनपुट से थ्री पीस सूट बना रही है जो कि कम बन रहा है, काफी कटाई चटाई हो रही है, काफी तो वेस्ट निकल के जा रहा है, मैक्सिमम आउटपुट नहीं बन रहा है। मैक्सिमम आउटपुट बनता है जब वो सिंपल शर्ट पैंट बनाती, लेकिन वो अलोकेटिव एफिशिएंट है। तो हो सकता है कोई कंपनी किसी सिचुएशन में टेक्निकल एफिशिएंट ना हो लेकिन एलोकेटिव हो, कोई कंपनी किसी सिचुएशन में एलोकेटिव एफिशिएंट हो लेकिन नहीं हो लेकिन टेक्निकल हो सकता है ऐसा। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, मैं और एग्जांपल देता हूं। कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पर जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उन्होंने कोरोना की जो वैक्सीन बनाई, कैसे बनाई सर? कुछ इनपुट यूज किया उन्होंने, रॉ मटेरियल यूज किया और उसमें कुछ करी प्रोसेसिंग और उसके थ्रू वैक्सीन बन गई। क्या उन्होंने उस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाला? नहीं सर। अगर वो उस इनपुट से कोरोना के वैक्सीन की जगह जुकाम की दवाई बनाते ना, बहुत सारी दवाइयां बना देते, वो बहुत सारी दवाइयां, मैक्सिमम आउटपुट तब आता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, भी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किसकी है? कोरोना की वैक्सीन की, हम उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो इस केस में बोला जाएगा कंपनी एलोकेटिवली एफिशिएंट है, टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक बिंदास समझ में आता है, यहां तक सर मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब बच्चों, जब भी मैं ये बात बताता हूं स्टूडेंट्स को कि भाई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी भी दो टाइप के, टेक्निकल और एलोकेटिव। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को समझ में आ गया, पर सर एग्जाम में कभी कभी हमने देखा है और हमारे स्टडी मटेरियल में एक टॉपिक दिया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को मेजर कैसे किया जाए। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है टोटल फैक्टर, एक होता है पार्शियल फैक्टर। और इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका है, काफी बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है। टोटल फैक्टर के अंदर क्या होता है, एक मिनट रुके। हाँ जी, टोटल फैक्टर और पार्शियल फैक्टर का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अगर हमें कभी ये मेजर करना है कि कोई कंपनी प्रोडक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो दो मेथड होते हैं। उसमें एक आता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है पार्शियल, मतलब पूरा तो नहीं है, टोटल तो नहीं है, कंप्लीट तो नहीं है। मतलब अगर आप एक इनपुट में चेंज लेकर आते हो तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज को जब मेजर किया जाता है तब हम बोलते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इनपुट की क्वांटिटी, एक इनपुट की क्वांटिटी में चेंज लाने से कितना चेंज आ गया। लेकिन टोटल फैक्टर का मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर मोर देन वन इनपुट में चेंज आया, उससे आउटपुट में कितना चेंज आ गया, उससे आउटपुट में कितना चेंज आ गया, इसे बोला जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो यहां तक बच्चों आज हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर वन के अंदर पढ़ा वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने बताया आप लोगों को चैप्टर वन जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसके अंदर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है, मतलब इंप्रूव किया जाता है। कैसे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो लाइफ साइकिल है उसके थ्रू किया जाता है, साइकिल के थ्रू।
मतलब पहले वो जो सुपीरियर बंदा है वो सबॉर्डिनेट को कुछ प्लानिंग कुछ टारगेट देता है, फिर बोलता है एक्ट करो, फिर उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है। अगर उसने सही नहीं किया तो उसको टूल्स बताए जाते हैं कैसे इंप्रूव कर सकता है, और अगर उसने अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। मैंने आपको बोला इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो मेन दो पॉइंट है, जो मेन दो पॉइंट आपको याद रखने, पहला ये कंटिन्यू प्रोसेस है, दूसरा इसके अंदर एम्प्लॉय की जो गोल है उसको कंपनी के गोल के साथ अलाइन कर दिया जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या सेम होते हैं? जी नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो तो ईयर के एंड में आता है, और ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। ये तो लाइन मैनेजर्स होते हैं, मतलब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को समझाएगा, उसका सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को, उसका सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को समझाएगा। उसके अलावा इसमें कोई रेटिंग नहीं दी जाती, बल्कि कोशिश करी जाती है कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको ज्यादा मोटिवेट किया जाए, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। इसमें रेटिंग चलती है क्योंकि इसमें एट द एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे थे। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताई थी कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये लूप में लगातार सीक्वेंस में प्रेफरेंस में चलते हैं। बीच में अगर किसी भी कंपोनेंट को आपने हटा दिया तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये गड़बड़ा जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आपको बताया, एक तो परफॉर्मेंस सुपीरियर हो जाए एम्प्लॉइज की, उनकी नॉलेज स्किल बढ़ जाए, जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, एम्प्लॉइज की खुद का पर्सनल ग्रोथ भी हो, और एम्प्लॉइज और सुपीरियर बंदा जो है उनके बीच में प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर मैंने बोला प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है। प्रोडक्टिविटी बोलता है इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकल के आ जाए, लेकिन एफिशिएंसी दो टाइप की है, एक टेक्निकल एफिशिएंसी है। टेक्निकल एफिशिएंसी ये बोलती है कि जितना आपको इनपुट दिया गया है उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालो, जबकि एलोकेटिव एफिशिएंसी ये बोलती है कि जितना इनपुट दिया गया है उससे मैक्सिमम आउटपुट मत निकालो, लेकिन उससे वो आउटपुट निकालो जिसकी मार्केट के अंदर एक्चुअली में डिमांड है, जरूरत है। क्लियर है ये चीज? इसको मेजर कैसे किया जाता है? दो तरीके होते हैं, टोटल फैक्टर और एक पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल नाम से बता रहे हैं, पार्शियल मतलब एक इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में कितना चेंज आ गया। टोटल का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन इनपुट में चेंज हुआ तो कितना आउटपुट में चेंज आ गया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी एकदम बिंदास समझ में आ गई। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं यहां तक एक बार आप लोग इसको रिवाइज करें। ये आज चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट क्लास है, एक बार यहां तक आप लोग रिवाइज करें। फिर हम लोग सेकंड क्लास में अपने आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे और इजी लैंग्वेज में इसको देखते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।